Welcome everybody. Hello and welcome everyone. So Moksha Canada Foundation की तरफ से मोक्षा सीनियर क्लब की इस प्यारी सी मीटिंग में, जिसमें कि आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन अटेंड करने वाले हैं। हमारी गेस्ट स्पीकर रस्मा खान अभी आने वाली हैं, उनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में देती हूँ। मोक्षा कनाडा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे सोशल सर्विस के एवेन्यूज में काम कर रही है। इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। तो ये जो वेंचर है मोक्षा कनाडा का सीनियर्स के लिए, इसमें जो सीनियर्स का ग्रुप है, इसमें हम हर थर्सडे को 4 to 5:30 की मीटिंग रखते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर सेशंस आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शंस। कल्पना जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ शेयर करें, हमें बताएं। कल्पना वज़े मेरा नाम है। मैं मीता जी के साथ दूसरे भी एक ग्रुप में हूँ। तो मीता जी ये सब करती रहती है। तो आज मैंने ये देखा कि सीनियर्स के बारे में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ कुछ मतलब मुझे सुनने में अच्छा लगेगा क्या प्रॉब्लम्स है या समथिंग, बिकॉज वॉलंटरी वर्क मैं करना चाहती हूँ वैसे भी, और मैं करती रहती हूँ। मैं वैसे बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और अभी जहाँ छुट्टियाँ चल रही है तो थोड़ा फ्री टाइम भी है, पर वैसे भी मतलब मैं ऐसे ही सोशल वर्क, फूड डोनेशन, ये सारे ड्राइव्स में कहीं ना कहीं काम करती रहती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, और यहाँ ब्रैम्पटन में रहती हूँ। अपने बुक के बारे में बताइए ना। हाँ, मैंने अभी एक चिल्ड्रंस बुक पब्लिश किया हुआ है। मैंने लिखी थी बुक अबाउट एलर्जीज, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में जैसे बच्चों की समझ आए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने बुक लिखी है, और वो हाल ही में पब्लिश हुई थी। तो उसके मैं बुक रीडिंग्स करते रहती हूँ अपने फेसबुक पेज पे। तो 29 अगस्त को अभी आने वाला है मेरा फिर से एक रीडिंग। आजकल मेरी बुक का प्राइस मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया है इस वीक में, तो वही मतलब प्रमोशन चल रहा है थोड़ा बहुत। बट वैसे मैं मीता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके गाने की भी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, दैट्स सो वेरी काइंड ऑफ यू। और कल्पना जी इज अ वेरी beloved and respected member of the organization she's talking about is Wiki. It's Women Industries and Commerce Chambers of India. It's the Canada chapter of Wiki, which is headed by Mokshi Virk in the Central Canada, and we are a group. Yeah. Thank you so much, Kalpana ji, for being here. Thank you. So, Prabha ji, और कौन है? मलकियत जी, ब्रिजमोहन जैन जी, please introduce yourself, ब्रिजमोहन जैन जी. ओके, मलकियत जी, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ। नो प्रॉब्लम। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ब्रिजमोहन जैन जी, Bangia ji, are you there? Please unmute yourselves और introduction दीजिए अपनी। I think मुझे लगता है या तो उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, या वीडियो नहीं चला सकते। यूनिफॉर्म हेलो। हाँ, कोई गल नहीं, तुसी वैसे बोल दियो। हाँ जी, मैं ना शशि बोल दी, मेरे हस्बैंड का नाम ब्रिजमोहन जैन है, वो गाइड ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर नहीं सकते। हाँ जी, कोई गल नहीं, कोई नहीं। हाँ मैं तो इंट्रोडक्शन मैं क्या ले लईए ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, हाँ जी, मैं इंट्रोडक्शन पहला भी दी थी।
मेरा नाम शशि जैन है। मैं पहले भी अटेंड किया है। मीता जी ने मेरी ग्रैंड डॉटर को सिखाया था। थैंक तो यू। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जॉब से आ रहे हैं घर ना, तो Thank इसलिए हम वो मेरे हस्बैंड तो बात नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइव वो कर रहे हैं। हम हाँ, मेरी नहीं, ठीक है। लड़कियां की फ्रेंड है, तो हम दोनों साथ में घर जा रहे हैं वापस। वेरी नाइस, वेरी हाँ नाइस। तो जी, आप सारे सुनो सेशन को। हाँ जी, बड़ा सभी सुन रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा आप करवाते हो और Thank बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मीता जी का भी थैंक यू, उन्होंने हमें भेजा, और थैंक यू आप सबका। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ जी, संतोष जी, तुसी भी दस दो अपने बारे। मैं कहा मीता जी छाए हुए हैं हर वक्त, हर तरफ मीता जी छाए हुए हैं, हम क्या बोले। हम तो चुप करके बैठे हैं, सुन रहे हैं। आई एम अ गुड लिसनर, दैट्स ऑल। Thank you. आई लाइक टू लिसन एवरीबडी। Thank you, Santoshi. Yeah. So this is Amisha. As you can see her video, she's my student. She's a healer also. She's my student. Though she's not been attending my review sessions, but then she's still my student. She'll always remain my student. Love you, Amisha. God bless you. Okay, Narinder ji. I am a member of this Moksha program. What new should I tell you? I am coming here every week and everybody knows me, I think. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। सो नरेंद्र जी की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी मैं दे देती हूँ। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, इंडिया में प्रिंसिपल रहे बड़े साल टीचिंग प्रोफेशन से, और यहाँ पर ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत एक्टिव हैं। ये इनकी बहुत सारी हॉबीज हैं जिनमें पेंटिंग है, निटिंग है, कुकिंग है, और बहुत कुछ ये आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, और गाने की भी बहुत शौकीन है। So thank you so much, Narinder ji, for being there always. Thank you. Okay जी। So गुरुदत्त जी, अब आप अपने बारे में बता दो। ये एम कौन है? AM? हाँ जी, चलो। मैं देखिए, आप अभी मेरा ख्याल हमारा ये जो सेशन चल रहा है ये 5वां है, और इंट्रोडक्शन हम जितने भी हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से अब जान पहचान गए हैं। मेरा नाम आपको मालूम है, गुरुदत्त, एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। और मोक्षा में मैं ये कहूँगा कि जो लोगों को अपने स्ट्रेस और वरी से मोक्ष पाना है तो मोक्षा ज्वाइन करें। इसमें आपकी सारी स्ट्रेस दूर कर देंगे। आपकी स्ट्रेस को समझो मोक्ष मिल गया, और हम काफी यत्न करते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो एक एक चीज से मोक्ष लेते चलें तो वो मोक्ष की एक बड़ी वैगन भर जाएगी, और वो एक बड़ा मोक्षा हो जाएगा फिर। तो आपको पूरा स्ट्रेस से दूर कर देंगे, और प्रोग्राम चलते रहते हैं, चलते रहने चाहिए, और चलते ही रहेंगे। और सुनील जी जो है अपना कर्णधार, हमारे सूत्रधार, कर्णधार, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और भगवान इनको अच्छी सेहत दे और यत्न करने का दे। और नीता जी जैसे बहुत अच्छा गाना गाती हैं, भगवान इनके गले को और सरस्वती का वास वहां पे बिठाए, लोगों की बुरी नजर से बचाए। देखिए, जहाँ पे सुंदरता होगी वहां नजर तो लगी जाएगी। मीता जी नहीं लगती। आजकल वैसे ये बहारों का मौसम है, इसलिए मैंने भी ये रंग बिरंगी टोपी पहनी है, ताकि फूलों के हर तरह के रंगों का जो आजकल बाहर मौसम है वो हम वर्चुअली यहाँ पे बैठ के देख सकें, एंजॉय कर सकें। और दूसरी ये है कि भाई जैसे अनुज ने कहा कि अगले साल हम इन पर्सन एक दूसरे के साथ मुलाकात कर पाए, क्योंकि उस मुलाकात पर्सन पाने के लिए हमें अभी से सचेत रहना होगा, और जितना भी कोशिश हो सके वर्चुअल रहें, अपनी वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन के बाद में बिल्कुल एकदम से लापरवाह ना हो जाए। वी शुड नॉट बिकम वरीड कि भाई अब तो दोनों लगे, कुछ नहीं होना। नो, एटलीस्ट फॉर 3 months यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन, डिस्टेंसिंग, एंड खासकर मास्किंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि पूरे वर्ल्ड ने एक चीज तो सीख ही ली होगी, जो कि हमारा बहुत पुराना
आदत थी हम लोगों की हाथ धोने की, जहाँ से भी आए, बाहर से आए, खाने बैठने के लिए आए तो हाथ धो के ही हम। सो ये एक अच्छी बात जो है वो विश्व ने अपनाई है तो अच्छा है। और मैं ये कहूँगा कि दूसरी जो हमने चीज अपनाई नमस्ते, वो ही रखा जाए, और ये जो जफी वफी हगी जो है ना ही किया जाए तो अच्छा है, और साल 1.5 साल के लिए तो दिल का मिलना होना चाहिए, मन का मिलना होना चाहिए, तन मिले ना मिले, आपकी जो है सुगंध और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी को फोन किया और वो कहते यार मैं आपको फोन करने ही लगा था। सो कितना बड़ा कम्युनिकेशन है, ये आपका भी दिल किया और उसका भी दिल किया, एक दूसरे को किसी ने एक को तो पहल करनी ही पड़ती है बोलने के लिए। सो ये जो है हमारा कम्युनिकेशन ये तभी रह सकता है कि जब हम जिंदा हैं। और जो थैंक यू गुरुदत्त जी, आपने आपने सुना हो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम जो था वेलनेस के ऊपर, उसमें था कि वाइटलिटी वाइटल फोर्स है, प्राण है, तो सब कुछ है, तो कुछ नहीं। आपने अपनी इंट्रोडक्शन जो है अपनी सोच बता कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बता दूं कि सुनील हमारे साथ, सुनील चानन जी हमारे साथ एक तस्वीर के रूप में जुड़े हुए हैं, जहां पर एक नर्तकी नृत्य कर रही है। ये इतनी हिंदी के बाद मैं बता देती हूँ कि सम वुमन इज डांसिंग। तो उसके पीछे सुनील जी हैं जो कि मोक्षा के सीईओ हैं, राइट राइट जी। तो वो थोड़े से बीच बीच में इमोजीज लगा के दे रहे हैं, अदरवाइज ही इज अ वेरी लाइवली पर्सन। एंड अभी कब अपना ये देखिए ब्यूटीफुल सा दिल दिया है इन्होंने, थैंक यू। कब ये अभी पर्दे से आते हैं तो हम इनका इंतजार करेंगे। अनु हमारे साथ जो है, अनु अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी जरूर, बट अनु की मैं बता दूं कि अनु इज अ वेरी एफिशिएंट एंड मेटिकुलस। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, अनु से सीख रही हूँ, क्योंकि जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं। हालांकि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत साल काम किया, राइट, बट मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कमियां फिर भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें जो मैं सीख रही हूँ अनु से। शी इज़ रियली वेरी वेरी कैपेबल, एफिशिएंट, मेटिकुलस, वेल प्लान्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। आई एडमायर इन हर। हाँ जी अनु, डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से? Thank you, Meeta ji. इतना कुछ आपने कह दिया. I don't have anything else to say. I'm just excited to be part of Team Moksha Canada, and I love being around all of you guys. So yeah, thank you. Thank you, and I again welcome everyone. And today's session is a very important session, as this session is on a very sensitive topic. And you see our beautiful Asma Khan, highly qualified and experienced social activist and social worker, नहीं मैं कहती, social contributor in this society. ये हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगी। ये वैसे कराची पाकिस्तान से है, वहाँ उन्होंने बैचलर्स फार्मेसी में की है। उसके बाद सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से फार्मेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसके बाद इन्होंने एडिक्शंस एंड कम्युनिटी सर्विसेज 2009 में यहाँ पढ़ा कनाडा में। उसके बाद से सोशल सर्विसेज में ये बहुत एक्टिव हैं। ये एक कम्युनिटी आउटरीच कोऑर्डिनेटर हैं एट हार्ट हाउस हॉस्पिस, working in Halton, Peel and Etobicoke, raising awareness on hospice palliative care. Also a group facilitator with Heal Network, a program by Catholic Family Service of Peel Dufferin, working with mothers and kids who have witnessed abuse. So इन्होंने बहुत ज़्यादा पास में एज रिसर्च कोऑर्डिनेटर भी काम किया हुआ है साउथ एशियंस के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोजेक्ट में, और बहुत पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में। और इनका ये जो नॉलेज है एल्डर अब्यूज की, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी ये करंटली मेंबर हैं बड़ी सारी एडवाइजरी कमिटीज़ की,
on anti-racism and diversity at HPCO, that is Hospice Palliative Care Ontario, Ethnocultural Wellbeing Project at MIAG, and Hospice at Regional Diversity Roundtable. तो इसके अलावा भी वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं मॉल्टन वीमेन काउंसिल में, और वहाँ पर भी ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स चलाती है, जो कि एक अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रोजेक्ट था इनका इमिग्रेंट्स का, और बहुत ज़बरदस्त इनका अभी भी काम चल रहा है. तो आई वेलकम अस्मा खान. Asma ji, this is Moksha Canada group of seniors. This is our 5th session, relatively a new group, and our group is called Moksha Seniors Club, which is formed by Moksha Canada Foundation. As you know, Moksha Canada is involved in many social activities, such like social activities apart from the diversity, celebration of diversity of cultures. So thank you for being here. Thank you for coming here on our invite. And now stage is yours. Yeah. आपने मेरा ऐसे इंट्रोडक्शन करा है कि मेरे तो ना खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए कि सब कुछ मैंने किया. और थैंक यू टू अनु एंड मोक्षा फाउंडेशन. और आई नो मीता जी थ्रू माल्टन वुमेन काउंसिल, अमेजिंग पर्सन. आई नो अ लॉट ऑफ सीनियर्स हियर. नरिंदर आंटी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? और अनु को आई नो अनु सिंस ऑलमोस्ट ओवर 10 years एंड यस शी इज रियली एन अमेजिंग पर्सन. और मोक्षा फाउंडेशन इज़ नॉट न्यू टू मी, चूँकि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ. बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं आप लोगों के फेस्टिवल्स और कल्चर काफ़ी सालों से, लेकिन कभी साथ काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ. एंड अगेन ग्रेटफुल थ्रू माल्टन वुमेन काउंसिल एंड अनु रंधावा के मैं इस वक्त आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ. तो जैसे मीता जी ने बताया, मेरा नाम अस्मा खान है और मैं आज आपसे बात करूँगी एल्डर अब्यूज़ के बारे में. तो मेरे पास एक पावर पॉइंट है जो अनु मुझे को होस्ट कर दें तो मैं स्लाइड शेयर करूंगी, लेकिन मैं स्लाइड बाय स्लाइड नहीं जाऊंगी. हम बिल्कुल कैजुअल वे में मैं हम बातचीत करेंगे. बीच में मैं कुछ स्टोरीज भी आप लोगों को सुनाऊंगी. आई एम अ स्टोरी टेलर लाइक माय फादर. मेरे फादर जो थे वो भी बहुत, उनको स्टोरीज और चीज़ें आती थी. तो और बीच में मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप शेयर करना चाहें वो आप कर सकते हैं. अगर आपकी अपनी ज़िंदगी से भी है, सो दिस इज़ अ सेफ एनवायरनमेंट, आप वो भी शेयर कर सकते हैं. ये जो डिस्कशंस होते हैं ये हमेशा बड़े हेल्दी होते हैं, क्योंकि और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जैसे मैं इस वक्त अगर आपके साथ कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ या आसान उर्दू में पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपसे सीख भी रही हूँ. और मैं इसमें बिल्कुल जेन्युइनली कहूँ, क्योंकि मैं सीनियर्स के साथ मेरा काफ़ी काम है एंड आई रियली इंजॉय वर्किंग विद सीनियर्स. और ऑब्वियसली मैं साउथ एशियन हूँ तो बहुत जल्दी साउथ एशियन सीनियर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ. इतना विजडम और इतनी नॉलेज और इतनी चीज़ें सीनियर्स को बताने के लिए कि जिसकी इंतहा नहीं. सेशन शुरू करने से पहले ही मैंने कहा कि हमें चैटर बॉक्स के एक मेरे पास एक सीनियर आए थे, आई यूज्ड टू वर्क एट PCHS एज ऑपरेशंस मैनेजर, और वो आए मुझसे मिलने के लिए. और वो पंजाबी स्पीकिंग अंकल थे, सरदार, बड़े अच्छे, 70+ आके बैठे कि उन्होंने कुछ वॉलंटियर करना, और काफ़ी ही वाज क्वाइट हेल्दी एंड आई वाज अमेज्ड. तो मेरे सामने आके बैठ गए और उनके हाथ में एक पेपर वगैरह भी था. अब बातचीत करने लगे और वो सब अपना करके जब वो उठे मेरे पास से कोई आधे घंटे के बाद, तो जाते हुए जो पेपर उनके हाथ में था उनकी गोद में रखा हुआ था, और वो उनके हाथ में कुछ पेंसिल टाइप की चीज़ थी. वो पेपर मुझे पकड़ा के चले गए. जब मैंने वो पेपर देखा तो उसके ऊपर मेरा स्केच था. तो जस्ट इमेजिन कि वो जो अंकल थे 70+, वो उस मीटिंग के बीच में उनकी मल्टीटास्किंग देखें और वो टैलेंट देखें कि उन्होंने मुझसे बातचीत के बीच में मेरा ब्लैक एंड वाइट स्केच बना के, जो आज भी मेरे पास है, और वो मुझे पकड़ा दिया. तो आई वॉज सो अमेज्ड. सो लाइक आई से कि सीनियर्स हमारे इट्स लाइक जिसको मैं उर्दू में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, कि आपके बिल्कुल जो फाउंडेशन होती है किसी भी कल्चर या उसकी, वो सीनियर्स को मैं समझती हूँ. सो थैंक यू अगेन एंड आई एम हम्बल्ड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया. ठीक है, तो लेट्स गो टू आवर प्रेजेंटेशन. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ. अच्छा जी, इसको तो हम कर देते हैं स्लाइड शो पे. आप लोगों को नजर आ रहा है पूरी स्क्रीन? जी जी बिल्कुल. ठीक है,
चलिए जी, गुड। और जैसे मैंने कहा, मैं स्लाइड बाय स्लाइड नहीं जाऊंगी, मैं बातचीत के हिसाब से आपको बताऊंगी। मैंने एल्डर अब्यूज के ऊपर पहले भी बात की है एक दो ग्रुप्स के साथ, और काफ़ी चीज़ें मैंने कहा कि जैसे सीखने को भी मिली, और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें हम ऐड भी करते जा रहे हैं। जिस तरह जो अवेयरनेस और शऊर, या जिसको कहते हैं जागृति बढ़ती जाती है। अगर मैं कोई गलत हिंदी या पंजाबी का लफ्ज़ बोलूँ तो मुझे टोक दीजिए, क्योंकि मेरी हिंदी तो फिर भी ठीक है फिल्मों की वजह से, लेकिन मेरी पंजाबी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो थोड़ी सी हम डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि जी एल्डर अब्यूज है क्या। आजकल हम बड़ा सुनते हैं अब्यूज, वुमेन अब्यूज, वायलेंस और सीनियर्स का अब्यूज। और लकीली एक चीज अच्छी है कि पहले इन चीजों पर बात नहीं होती थी। और पहले ये था कि जैसे जब शऊर बढ़ता गया कि जी औरतों के साथ अब्यूज होता है, बच्चों के साथ, सीनियर्स की बात नहीं करते थे। और अब जिस तरह अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, रिसर्च बढ़ती जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि भाई वाकयात भी होते जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ की अहमियत को समझ रहे हैं। और अब हर तरह की गवर्नमेंट, हर तरह का रिसर्च आप देखो तो इस बारे में बात होती है, और इसको रिकग्नाइज करें कि जी ये भी है और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है कि जो एल्डर अब्यूज है, यानी जो बड़ों के साथ या बुजुर्गों के साथ जो बुरा सलूक होता है, वो बेसिकली कोई भी ऐसा एक्शन, यानी कोई भी ऐसी हरकत होती है, एक दफा हो, बार बार हो, या उनके ऊपर तवज्जो ना दी जाए। तीन चीजें, जो कोई भी ऐसा रिश्ता करे जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई हरकत जिससे उनको तकलीफ पहुंचे या उनको स्ट्रेस हो, यू नो या जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल का इम्बैलेंस हो, वो सारा एल्डर अब्यूज है। मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी भी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसी चीज हो, एक दफा, बार बार हो, जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, जहनी, जिस्मानी, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, और किसी ऐसे रिश्ते से जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं। जब मैं कहती हूँ किसी ऐसे रिश्ते पे जिसपे वो ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके घर वाले, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। किसी लॉन्ग टर्म केयर में आप किसी इंस्टीट्यूशन में है, वहां पर भी ऐसा हो सकता है, और ऐसे वाकयात होते हैं। हम लोग बहुत दफा समझते हैं कि ऐसे वाकयात सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में होते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी ऐसे वाकयात होते हैं। जोर से उठा के बिठा देना, झटक कर बिठा देना, या किसी और तरीके से अब्यूज, और इसकी वीडियोस भी बनती हैं और वो मीटिंग्स में शेयर भी होती हैं, और इसकी रोशनी में ऑब्वियसली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया जाता है। अच्छा जी, और जैसे मैं अभी कह रही थी कि एल्डर अब्यूज घर में हो सकता है, अदर सेटिंग्स में हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर्स, कोई दोस्त, कोई पेड केयर प्रोवाइडर्स, जैसे केयर गिवर्स बाज दफा घर में आते हैं, मालिक मकान, कोई स्टाफ, या कोई भी ऐसा शख्स या पर्सन जो ट्रस्ट या अथॉरिटी में हो, ठीक है, जिस पर आप भरोसा करते हैं या जिसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो। कुछ चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ से, बिकॉज आई नो दिस इज अ सेफ स्पेस, जैसे मैं पेड केयर प्रोवाइडर्स, और इस पे हम आगे भी अभी बात करेंगे कि जैसे केयर गिवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे फादर थे, उनकी डेथ हो गई, और ये वाकया मैं सुनाती हूँ अक्सर लोगों को कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन 17-18 साल पहले की, पाकिस्तान में। तो वो टर्मिनली इल हो गए, यानी पैलिएटिव हो गए, उनकी स्ट्रोक हो गया था, तो फिर वो अपने ऑब्वियसली डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे। तो हमने उनके लिए केयर गिवर रखा, और फर्ज कर लीजिए उसका नाम जॉर्ज था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन दिन रात नहीं देख पा रहे थे, मेरी बहनों की शादियाँ हो गई थी, जो भी। तो वो उनकी केयर गिविंग करता था, और सारा दिन के लिए, ही वॉज अ नाइस पर्सन। तो लेकिन वो उनको रफली उठाता बैठाता था अकेले में, जो हमें नहीं पता चलता था। तो एक दफ़ा मेरी कज़न आई हुई थी, तो उसने मेरे फादर चूँकि स्ट्रोक था, बात करने में मुश्किल होती थी, लेकिन मैं उनकी बात एक हद तक समझ जाती थी। तो मैं और मेरी कज़न किसी चीज़ पे हम बहस करने लगे कि मेरे फादर कह रहे हैं कि जॉर्ज जो है वो बहुत रफ है उठाने बिठाने में उनको। मेरी कज़न कहने लगी नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बहुत ट्रू है। तो हमने कोई आधा घंटा लगाया, लेकिन बाद में और बातों से फादर की, मेरे या उनके हाथों के इशारों से समझ में आया कि वो रफ कह रहे थे। तो फिर हमने जॉर्ज से बात की कि आप जो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हो सकता है वो जानबूझ के ना कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको हैंडल करने में और रफ था, जिससे उनको तकलीफ हो रही थी। ठीक है, तो ये एक होता है, बाज़ जगह जान के होता है, वो अब्यूज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब सीनियर्स इस कंडीशन में होते हैं, ख़ास तौर से उनकी बात को समझना, अगेन मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई पेड केयर प्रोवाइडर है, बाज़ दफ़ा एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर एक बुजुर्ग है, और आप सब मौजूद हैं, और आप समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा होता है। तो इसीलिए हम आगे बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है अपने बुजुर्गों के साथ सही से कम्युनिकेट करना, उनके एहसासात को, उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी बातचीत को समझना कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा जी, टाइप्स ऑफ अब्यूज ये 4-5 तरह के हैं। पहला होता है कि जी फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो सामने नज़र आने वाली है ना। तो फिजिकल अब्यूज में है कि जी कोई चोट लग गई किसी को, या फिर किसी तरीके से कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, तकलीफ हो रही, किसी ने जोर से पकड़ के हाथ पकड़ लिया किसी सीनियर का, दर्द हो गया, ये सब फिजिकल अब्यूज के अंदर आता है। यानी अगर जान के किया जाए, निशान पड़ जाता है ये, और नजर भी आता है कि जी ये फिजिकल अब्यूज है। अब साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज, अब ये जो होता है ये नजर नहीं आता, ठीक है ना। इसको देखने का एक तरीका है, वो हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती या इमोशनल अब्यूज, जज्बाती तरीके से अब्यूज करे, उनको बातें सुना, उनको तकलीफ दे, उससे क्या होगा? उससे क्या होता है कि किसी भी बुजुर्ग के साथ गॉड फॉरबिड और ऐसा कुछ हो, तो उनके अंदर अपनी एक जो जिसको कहते हैं ना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक उनकी शनाख्त, वो और सेल्फ वर्थ, वो अपने आप को कम महसूस करने लगते हैं, है ना। कमतर महसूस करते हैं, नीचे गिरा हुआ महसूस करने लगते हैं। आप तो ऐसे हैं, आपकी वजह से ऐसे हुआ। ये सारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज के अंदर आता है। एक और मैं आपको वाकया सुनाऊं। एक मैं किसी उसमें गई थी इंफॉर्मेशन सेशन में, वहाँ सीनियर्स के ग्रुप से बात हुई, तो मेरा नंबर एक आंटी कहूँगी, क्यों मैं जानती हूँ लेकिन ऑब्वियसली बड़ी हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, आपका नाम अस्मा है जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं सीनियर्स होम में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ, मेरी सर्जरीज हो रही हैं और ये जो भी है, और थोड़ा सा उनका मेंटल हेल्थ का भी इशू मुझे उनसे बात करने में अंदाज़ा हो गया। और मैं जो हूँ ना, मुझे हाउसिंग नहीं दिला रहे मुझे, तो वो काफ़ी जैसे कहते हैं ना ज़हनी तौर से उनकी बातचीत में वो नहीं था, फ्लो नहीं था। मैंने उनसे कहा आपके बच्चे हैं? कह लेंगी हाँ मेरा बेटा है। और अब आप ये देखिए कि ये एक माँ की गुफ्तगू है, जो बेटा उनका जवान शादीशुदा बच्चे वाला, कह लेंगी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा। मैंने कहा आपका बेटा है कहाँ? तो उनकी बातचीत जब उन्होंने आगे की, तो ये पता चला कि जी बेटे ने और बहू ने उनको घर से बाहर कर दिया कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रहिए, क्योंकि हम आपको नहीं रख सकते। खातून जो थी वो उनके हस्बैंड से डिवोर्स या वो विडो थी, कि हम दोनों डिसफंक्शनल फैमिली से आए, बहू के भी मैके में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम आपको नहीं रख सकते। तो ये कहकर और उनको निकाल दिया गया। और फिर वो बेचारी कभी किसी के घर शेयरिंग में, कभी, तो बड़ी एक सैड स्टोरी थी। बहरहाल अच्छी बात ये थी कि उनको हेल्प मिल रही थी, और फिर उनकी हाउसिंग भी सिटी ने अप्लाई की हुई थी, किसी ने जो भी हो रहा था। तो मुझे सुन के ऑब्वियसली हम लोग ट्रेंड होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, वी आर टच बाय दीज स्टोरीज, कि उस वक्त भी वो अपने बेटे की तारीफें किए जा रही थी। लेकिन मैं जो बात अभी आपको समझाई थी कि ये साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज है। घर से फिजिकल तो है ही कि आपने घर से निकाल दिया, लेकिन एक माँ जिसने अकेले उस बच्चे को पाला, पैर पे खड़ा किया, शादी की, तो उसके बाद उसको बुढ़ापे में जब जरूरत थी उनके साथ इस तरीके से करना, कितना ज्यादा ट्रॉमा वो माँ उससे गुजरी होगी, कि वो अपने जहनी कैफियत उनकी ऐसी थी कि वो कभी कुछ कहती थी और कभी कुछ। तो ये एक स्टोरी है, एंड आई एम सॉरी मुझे स्टोरीज आप लोगों को बताना पड़ी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इन चीजों को समझें। गॉड फॉरबिड कि आपके साथ हो या आपके आसपास भी किसी के साथ हो, और हम आगे मैं आपको बताऊंगी तो कैसे इस चीज को हम रिपोर्ट करते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाकयात हमारे चारों तरफ हुआ है। जैसे मैंने कहा ना कि एक घर में कोई होगा अपने सबके बीच में, और उनके साथ अब्यूज हो रहा होगा और आपको पता नहीं चलता। सेक्सुअल अब्यूज ऑफ कोर्स किसी भी ओल्डर एडल्ट बुजुर्ग के साथ कोई भी ऐसी हरकत करना, उनको बताए बगैर, उनके कंसेंट के बगैर, वो सेक्सुअल अब्यूज में आता है। और इसके भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ख़ास तौर से हमें बताते हैं फील्ड में लोग कि इस तरीके के वाक़यात होते हैं। तो इस पर भी हमें इसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए। फाइनेंशियल अब्यूज़ ये भी एक बहुत बड़ा दिस इज़ बिगी, के उनका जो ना उनके फंड्स को मिसयूज़ करना, उनके एसेट्स को मिसयूज़ करना, और उनकी इजाज़त के बगैर, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन्स। बहुत सारी पॉपुलेशन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पील में सीनियर्स की है, और डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो आज हम सिर्फ, मैं उर्दू हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ साउथ एशियंस तक महदूद या लिमिटेड नहीं है। चाइनीज़ पॉपुलेशन में मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कि जिनकी पेंशन ले लिया, या उनको सर्दियों में गराज में रखा कि जी घर में जगह नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें, ये खैर गराज में रखना तो ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिकल फिजिकल अब्यूज़ में आता है, पर पेंशन ले लेना, पीछे पाकिस्तान, इंडिया में, चाइना में, जहाँ उनकी जायदाद बगैर उनकी मर्जी के साइन करा लेना, ये सारा फाइनेंशियल अब्यूज़ के अंदर आता है। निगलेक्ट, इंटेंशनली विदहोल्डिंग और नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज़, उनको जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटी होती है, खाना पीना, ये उसमें लापरवाही करना।
क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या आप करना नहीं चाहते, ये सारा निगलेक्ट के अंदर आता है। और एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक मूवी, और मैं इसको भी कोट करती हूँ हमेशा, बागबान आप लोगों ने देखी होगी, बहुत टचिंग मूवी थी। तो उसमें एक छोटी सी बिल्कुल बात थी कि अमिताभ बच्चन फादर होता है और वो उसका चश्मा, तो चश्मा ऑब्वियसली मैं भी अब ग्लासेस यूज़ करती हूँ, रीडिंग ग्लासेस, कि अगर हम ये ग्लासेस ना लगाएं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे कितनी मुश्किल होगी, मैं शायद ये प्रेजेंटेशन देने में मुझे बहुत मुश्किल हो। तो ये एक चश्मा है, लेकिन इसकी कितनी अहमियत मेरी ज़िंदगी में है, ठीक है ना। तो उसमें वो दिखाया है कि उसका चश्मा टूट जाता है, उसको कितनी मुश्किल हो रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि जी एक चश्मा, ये तो बूढ़े, इनको क्या ज़रूरत है, ठीक तो है, हम उनका ख्याल कर रहे हैं, तो चश्मा बाद में भी बन जाएगा, या ना भी बने तो क्या है। लेकिन एक बुजुर्ग के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए कि जिसको उस चश्मे की ज़रूरत है, उसकी कितनी अहमियत है और उसकी कितनी ज़रूरत है बेसिकली, और उसके बगैर वो कैसा है, वो समझने वाली बात है, ठीक है। Examples of abusive behavior towards a senior can include a person. अब ये कौन ऐसा शख्स है जो जो ये कर सकता है। दो तीन चीज़ें होती हैं कि जैसे हम ये ना अब्यूजिव बिहेवियर की बात करते हैं कि भाई कौन कैसा बिहेवियर है। कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपको ज़बरदस्ती काबू में करने की कोशिश करे, दोस्तों से, फैमिली से आइसोलेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सीनियर्स को बैक होम से बुला के, और आप बाहर मत जाइएगा, एक्सक्यूज मी, आप किसी से मिल नहीं सकते, मेरी दोस्तों के सामने मत आइएगा, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आप ये क्या कपड़े पहन के देसी पार्क में चले जाते हैं, तो आप घर के अंदर रहें, ठीक है ना। ये आइसोलेशन होती है, आप उनको दोस्तों से और फैमिली से दूर नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। उनको अब्यूज़ के लिए ब्लेम करना, जैसे मैं जो आपको अभी जिस आंटी का वाक़या सुना रही थी कि उनके बेटे ने उनको बाहर निकाल दिया, तो अब्यूज़ किया, और फिर बाद में वो कहता था कि आप मुझे परेशान करती हैं। और एक भी चीज़ तो मुझे सुन के इतनी तकलीफ़ हुई कि उसने कहा कि आप मेरे टैक्स के पैसों पर पल रही हैं, और आप कनेडियन गवर्नमेंट के लिए तकलीफ़ का बाइस हैं, आप मुश्किल है कनेडियन गवर्नमेंट के लिए। ही वॉज नोबडी टू से दैट, राइट। अगर उसने उनको निकाल भी दिया और वो गवर्नमेंट उनको हेल्प करी, तो उस पर भी आप आकर उनको बातें सुना रहे हैं, ये सारा अब्यूज के अंदर आता है किसी को। एंड गाइस, मैं मेरा बहुत सारा काम डोमेस्टिक वायलेंस के अराउंड है, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ ये बात करते हुए। किसी को भी किसी ने ये हक नहीं दिया कि वो किसी के साथ अब्यूज करे। मैं हॉस्पिस पैलिएटिव केयर के साथ काम करती हूँ, तो आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ लॉट ऑफ फेथ प्लेसेस। मैं गुरुद्वारों के साथ, मस्जिदों के साथ, मंदिरों के साथ, एंड इट्स ऑल ब्यूटिफुल वर्क जो फेथ प्लेसेस के साथ काम करना है और उनसे सीखना है। कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजन नहीं कहता कि आप किसी के साथ अब्यूज कर सकते हैं। किसी को भी हक नहीं है कोई किसी के साथ अब्यूज करे, किसी भी किस्म का, ठीक है। अच्छा जी, और एक क्या होता है कि जी अब्यूजिव बिहेवियर की जो एक और मिसाल है कि वो उनकी प्रॉपर्टी, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी या उनकी जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये मेरा है। अगर ख़ास तौर से अगर मेरे माँ बाप हैं और मैं उनकी औलाद हूँ, तो आपकी हर चीज़ मेरी है, चाहे वो मुझे देना चाहें या ना देना चाहें, या कंसेंट हो या ना हो। एक स्ट्रॉन्ग सेंस के पहले से मैं सोच लूँ कि सब चीज़ों पे, जिसको हम कहते हैं ना कि कब्जा, यानी मेरा कब्जा, ये मेरी, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये भी अब्यूज़ के अंदर आता है। एक चीज़ और है कि बुजुर्गों को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना। देखिए, एक चीज़ हम हमारे कल्चर में हम कहते हैं कि जी बूढ़ा जो होता है ना, वो बच्चा हो जाता है, बालक हो जाता है ना, वो हम और सेंस में कहते हैं कि जी उनके सुनने के सेंसेस कम हो जाते हैं बाज़ दफ़ा जब, और वो बूढ़े हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते, तो हमें उनको उसी तरह ख्याल करना है जैसे उन्होंने हमारा बचपन में किया, है ना। और हर मज़हब भी ये कहता है। लेकिन जो बात मैं यहाँ कर रही हूँ, वो उस सेंस में कर रही हूँ जब हम बच्चों की बात को तवज्जो नहीं देते, उनकी बात को गौर से नहीं सुनते, उनका ध्यान नहीं करते, और उनको कहते हैं कि बस ये तो ऐसे ही है, सो रहा है तो सोने दो, बीमार है तो, यानी कि उस तरीके से जो हम डील करना ना, कि इनको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है, ख़ास तौर से उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो ये भी अब्यूज़ के अंदर आते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो उनको काफ़ी लंबे टाइम तक अकेला छोड़ देना। तो किसी को इस तरह अकेला छोड़ देना जब उसको आपकी ज़रूरत हो, ये भी अब्यूज़ के अंदर आता है, ठीक है। क्योंकि बूढ़े होते हैं, वो चलने फिरने में मुश्किल है, सर से दिखाई नहीं देखा सही से, गिर गए, चोट लग गई, कोई निशान पड़ गया, और ऐसी चीज़ें होती हैं। या बाथरूम में है और आपको पता है कि वो डिपेंडेंट है, तो थोड़ा ध्यान करना पड़ता है कि जी वो बाथरूम में बहुत देर तो नहीं हो रही। बहुत सारे बुजुर्ग गिर जाते हैं, हड्डी टूट गई, नील पड़ गए, है ना। तो हमें इस तरह उनका ख्याल करना चाहिए। वार्निंग साइंस ऑफ अब्यूज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी कोई अब्यूज हो रहा है,
ठीक है, हम जाते हैं किसी के घर में, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम बस स्टॉप पे लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम हर एक को वो करें, लेकिन अगर आप किसी को क्या ये खास साइंस होते हैं जो आपको पता चले कि ये अब्यूज हो रहा है, जो सीनियर है, किसी के मूड में चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से मिलते हैं, कोई दोस्त है आपका, और आपको लग रहा है कि अब ये कुछ परेशान सा रहता है ना, थोड़ा डिटैच है, इसको अलग थलग रहने लगा है, थोड़ा सा एंक्शस रहता है, डरा डरा सा रहता है, डिप्रेस रहता है, रोता है, ज़्यादा बात नहीं करता, चेंजेस इन बिहेवियर, सोशल विड्रॉल, नहीं यार मैं पार्क में नहीं आ सकता आज, एक आध दफ़ा तो मैं ये आपको असली वाक़यात भी बता रही हूँ कि मुझे जी बच्चे देखने हैं, मेरी बेटा बहू को पार्टी में जाना है, और फिर ज़्यादत है कि वो बूढ़े, उनको बाहर निकलना है, उनको भी यहाँ पर मौसम भी ऐसा है कि गर्मी और इस तरह का मौसम कुछ अरसा रहता है, तो वो जो उनका टाइम है बाहर निकलने का वो नहीं निकल पाते। तो ये सब चीज़ें सोशल विड्रॉल की, अगर वो अलग थलग रह रहे हैं तो कोई गड़बड़ तो उनके साथ नहीं हो रही। फिजिकल हार्म, ऐसी चोटें जिसको वो एक्सप्लेन ना कर सकें, भाई तुम्हारे नील क्यों पड़ गया, तुम्हारे चोट क्यों है, और वो बताते हुए हकलाएं, खिचखिचाएं, वो बता ना सकें, एक्सप्लेन नहीं कर सकें, है ना। आपको लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर सोटी मारी है, लेकिन वो कहने जी मुझे तो नल लग गया या मैं गिर गया, तो वो जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज होती हैं वो फिजिकल हार्म। निग्लेक्ट, लैक ऑफ हाइजीन, उनके कपड़े मैले हैं, वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, उनको खाना सही से नहीं मिल रहा है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये अंदाज़ा होता है कि ये अब्यूज़ है, इनके साथ लापरवाही हो रही है। फेलियर टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और अनयूजुअल बैंक विड्रॉल्स, कोई बुजुर्ग बैंक से फालतू में पैसे निकाले जा रहे हैं अनयूजुअल, अगर उनका खर्चा $300 महीने का है, वो रह रहे हैं घर में और उनकी $700 पेंशन आ रही है, अब वो 700 निकाल रहे हैं, बार बार पैसे निकाल रहे हैं, अनयूजुअल बैंक विड्रॉल्स। ये भी एक साइन होता है कि कोई इन पे प्रेशर डाल रहा है पैसे निकाल के उनको देने के लिए। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कोई बिल वगैरह उनका है वो नहीं पे कर पा रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं, ये सब चीजें जो है ना, दिस मे बी अ वार्निंग साइन ऑफ अब्यूज। चेंजेस इन लिविंग अरेंजमेंट्स, लोगों को ज़बरदस्ती अपनी जगह से मूव करना या उनको फोर्स करना कि वो वहाँ से चले जाएं, जैसे जो मैं आंटी का आपको वाक़या सुनाऊं, एक और खातून मिली थी हम लोगों को, मैं किसी के थ्रू उनके साथ कनेक्ट हुई, और उनके भी एक बेटा था, ऑलमोस्ट थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी थी, बेटा बहुत बड़ा रियल एस्टेट में काम और ये सब कुछ, और वो अपनी भांजी को ही बहू बना के लेकर आई थी, लेकिन उनको घर से निकाल दिया गया था कि जी आप यहाँ नहीं रह सकती, तो फोर्स किया गया था उनको कि वो घर छोड़ दें। वेल शी वाज अ फाइटर, उन्होंने फिर उनको सब्सिडाइज हाउसिंग मिली और जो भी है, फिर बेटा उनके आके माफ़ी तलाफी जो भी, पर उन्होंने अलग रहना ही चूज़ किया। तो ये जो चीज़ें, ये सारा अब्यूज़ के अंदर आता है। इज एल्डर अब्यूज अ क्राइम, कोई जुर्म है एल्डर अब्यूज, अगर किसी बुजुर्ग के साथ बुरा सलूक होता है तो क्या वो जुर्म है? कोई स्पेसिफिक क्राइम, एल्डर अब्यूज जो होता है ना, उसको हम वैसे जुर्म नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, उसमें कुछ चीज़ें क्रिमिनल कोड के अंदर ऑफेंसेस के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल अब्यूज, अगर किसी बुजुर्ग के पैसे चुराए और उसने रिपोर्ट कर दिया, तो सेक्शन 322, मैं आपकी तफसील में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि लॉ में क्या क्या है, ठीक है। थेफ्ट बाय होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी, किसी की पावर ऑफ अटर्नी उसने किसी के नाम लिखी और आपने जबरदस्ती रोक ली या चुरा ली, तो सेक्शन 331, ये सारे सेक्शन हैं जो लगते हैं। उनकी मेल अपनी मर्जी से रोक ली, है ना, कोई बच्चा उनका इंडिया पाकिस्तान से उनको खत लिख रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है, आपने जान के ज़बरदस्ती बगैर उनसे पूछे उनकी मेल रोक ली, सेक्शन 345। एक्सटॉर्शन, उनको ब्लैकमेल किया, अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, फॉर्जरी, उनके जाली साइन करना, ठीक है, और फ्रॉड किया उनके साथ, सेक्शन 380, फॉर्जरी जो है 366, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना कुछ होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल अब्यूज जो असॉल्ट, अगर उन पे हमला किया, सेक्शन 265, अगर किसी हथियार से हमला किया, कई जिसम पे चोट मार दी, सेक्शन 267, एग्रीवेटेड असॉल्ट, बहुत बुरी तरह हमला किया, बहुत ज़्यादा किया, 268, सेक्सुअल असॉल्ट विद द वेपन, अगर किसी बुजुर्ग के साथ सेक्सुअली कोई गलत हरकत की जिसमें कोई हथियार वगैरह शामिल हुआ और उनको कोई बॉडी को हार्म हो गया, सेक्शन 272, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत ज़्यादा बुरी तरह सेक्सुअल हमला किया, 273। आप देखें किस तरह, आई एम नॉट अ लॉयर, माई फादर वॉज वन, आई एम नॉट, बट लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप देखें कि डिस्क्राइब किया गया है कि, और कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि अगर किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया या फिर तो वो 272 है, उसकी सज़ा मुख्तलिफ है, और अगर किसी ने बहुत बुरी तरह किया तो उसकी सज़ा और उसका सेक्शन मुख्तलिफ है। फोर्सेबल कन्फाइनमेंट, ज़बरदस्ती उनको कमरे में बंद रखा, हम उसको
उर्दू में हब से भेजा कहते हैं, यानी ज़बरदस्ती किसी वजह के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर उनको ज़बरदस्ती कहीं अंदर बंद करके रखा। मर्डर, मैनस्लॉटर, मार दिया, सॉरी टू से कत्ल कर दिया, 229 234। साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ जो कहलाता है, जज्बाती तौर से या ज़हनी तौर से उनको उनके साथ बुरा सलूक करना। इंटिमिडेशन, उनको डराना। जैसे बाज़ दफ़ा जब बूढ़े जब होते हैं, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, तो जवान लोग उनको अपने साइज़ से, अपने हाइट से, उससे भी डराते हैं। आवाज़ से डराना, धमकियाँ देना, ये सब इंटिमिडेशन ये। और धमकियों के लिए अलग है अटरिंग थ्रेट्स, उनको आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपने वैसा किया तो मैं वैसा कर दूंगा। सेक्शन 264। harassing टेलीफोन कॉल्स, उनको फोन करना ऐसे कि उनको डराना, धमकाना फोन पे, 372.3। एक्टिव निगलेक्ट, उनको इग्नोर, मतलब उनका लापरवाही करना, उनको तवज्जो ना देना, और ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, इसके भी 22, 22, 21 लगती है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू प्रोवाइड नेसेसिटीज़, आपकी एक ड्यूटी है, आप फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जब हम स्पॉन्सर करके बूढ़ों को लाते हैं और आप उनकी ज़रूरियात, नेसेसिटीज़, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसको आपने कहा है कि आप पूरा करेंगे, और अब आप नहीं पूरा कर रहे हैं, सेक्शन 215। क्योंकि याद रखिए, प्रोवाइड नेसेसिटीज़ का मतलब है खाना, कपड़ा, शेल्टर। अगर आप ये नहीं दे रहे और वो बुजुर्ग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी जिम्मेदारी को ब्रीच किया। अच्छा जी, क्या करना चाहिए अगर कोई अब्यूज़ हो रहा हो तो? ठीक है, अगर कोई अब्यूज़ हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? पुलिस कॉल कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई इमीडिएट कंसर्न है और आपको लगता है कि जी कोई बुजुर्ग के साथ अब्यूज़ हो रहा है और उनकी सेफ्टी खतरे में है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि पुलिस को जब कॉल करते हैं, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी दफ़ा फील्ड की वजह से हम काम कैसे करते हैं कॉल, 911 जब आप कॉल करते हैं तो वो कहती है 911 फायर, एम्बुलेंस, पुलिस ना, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको एम्बुलेंस कॉल करनी है, कोई घर में बीमार है, इमरजेंसी है, या आग लग गई है तो फायर है, या फिर आपको पुलिस चाहिए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप पुलिस का ऑप्शन लेते हैं, है ना। और अलग छोटी सी नॉलेज दे रही हूँ कि अगर आग लग गई तो फायर कहते हैं, और अगर कोई बीमार है, गिर गया, तो ऐसी चोट है तो एम्बुलेंस कर लेते हैं। तो जब आप 911 कॉल करते हैं वो आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, तो आप उसमें से पुलिस को ऑप्शन ले सकते हैं, पुलिस का, ठीक है। अगर आप विक्टिम किसी रिटायरमेंट होम में भी है, लॉन्ग टर्म केयर में भी है, और आपको लगता है कि वो उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी बुजुर्ग को, अगर आप कोई वार्निंग साइन देखें जो मैंने आपको बताया, आप बात कर सकते हैं किसी ऐसे बुजुर्ग से, उनसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कंसर्न हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरीके से तुमको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उनसे पूछ सकते हैं आपके क्या हाल है, आपको घर में कोई तकलीफ तो नहीं है, आप परेशान दिखाई देते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, ठीक है। और या मैं आपको किसी के साथ लिंक कर दूं, कोई मदद आपको चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो ना, आपको उनके साथ कम्युनिकेशन ओपन रखनी है, ना एकदम से उनसे उनको जोर दे के पूछना है, लेकिन कम्युनिकेशन ओपन रखें, एक ऐसी ट्रस्ट की रिलेशनशिप रखें कि वो आपसे अपनी बात को शेयर कर सकें, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग आपको बताता है कि वो अब्यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी बात को बहुत सुकून के साथ, बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, और एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, ठीक है ना। आपने ये नहीं करना कि अगर उन्होंने कहा कि जी मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, मेरा बेटा जो है वो मेरे पे तवज्जो नहीं देता, तो आपने एकदम से कहा कि नहीं ये तो यहाँ मारता भी होगा, पीटता भी होगा, चलो मैं पुलिस कॉल कर दूँ, वो भी नहीं करना है। पहले उनकी बात को सब्र के साथ, सुकून के साथ सुनना है, ठीक है। उनकी बात को सुनना है, उस पर बिलीव करें, और जिस वक्त वो बात करें उस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा आप सवाल नहीं पूछें, ना उनको टोकें, उनको बोलने दें। हो सकता है कि ये सब कुछ शेयर करने के लिए आप वो पहले शख्स हों जिसको वो ट्रस्ट कर रहे हों, ठीक है। तो पहले उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझें, उनको बोलने दें, ठीक है। सॉरी, गिव मी 1 सेकंड। और उसके बाद जज मत करें उनको, एकदम से उन पर तरस ना खाएं, और ना उनको बहुत जल्दी मशवरा दें कि आपको क्या करना चाहिए। उनसे पूछिए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। उनको बताएं कि आप उनकी केयर करते हैं, आप एक दोस्त की हैसियत से, या वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आपको उनको एक तकलीफ हो रही है तो वो क्या चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या वो चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए और कैसे की जाए, तो ये आप उनसे पूछें, ठीक है। और ये बात को समझ लें कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी बुजुर्ग आपके साथ शेयर कर रहा हो कि वो अब्यूज हो रहा है, वो अपने अब्यूजर से डरा हुआ भी होता है, और बाज़ दफ़ा वो उससे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, बेटा है, बहू है, बेटी है, तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को एक अब्यूजिव सिचुएशन से निकलना।
तो अगेन जैसे कि मैंने कहा, पूरी बात को सब्र के साथ सुनना है, उनको हेल्प ऑफर करना है, उनको जज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ उस केस में कि जब अगर आपको लगे कि उनके जिस्म पे चोटों के निशान हैं या कोई ऐसी चीज है, तो आप उस पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो आपके बेटे को जानता हूँ, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिनाई नहीं करना है उनको जब तक आप पूरी बात ना समझ लें, और ना ये करना है कि अच्छा आपके फलाने ने आपके साथ ये किया, मैं उसको ठीक करता हूँ, और फौरन उन्होंने जिसके बारे में भी कहा कि इसने मेरे साथ अब्यूज़ किया था, उससे आप लड़ना शुरू हो गए। याद रखिए ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अगर आप कन्फ्रंट करेंगे तो उससे जो विक्टिम है, जो सीनियर है, वो और मुश्किल में पड़ सकता है। तो कभी भी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी। तो मैंने आपको 2 चीज़ें कही हैं, एक तो बुज़ुर्ग की बात पूरी सुननी है, उनको डिनाई नहीं करना कि आप गलत कह रहे हैं, और मैं तो आपके फलाने रिश्तेदार को जानता हूँ, वो तो बड़ा ही अच्छा है और वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और एक्सक्यूज़ मी ना ये करना है कि आपने कहा अच्छा उसने ये किया, मैं उसको अभी बताता हूँ, वो घर आ रहा है ना 5 बजे, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसे मत करिएगा, ऐसे उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि याद रखिए वो फ़ौरन उस घर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। व्हाट एल्स टू डू, और क्या करना चाहिए? बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कम्युनिटी के अंदर, उसमें अपने आप को एजुकेट करें। सेफ्टी प्लानिंग क्या है, लोकल नंबर्स क्या हैं। मैं हमेशा जो भी अब्यूजिव सिचुएशन से मुझे कॉल्स आती हैं ऑन अ पर्सनल लेवल भी, मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप नहीं रिपोर्ट कर सकते या अभी आप रेडी नहीं हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर लें। फैमिली डॉक्टर सबसे इजीली एक्सेसिबल होता है आप लोगों को, क्योंकि उनके पास हम जाते हैं फिजिकल कराने, कोई टेस्ट कराने, कुछ है ना, उनसे अकेले में भी हम बात कर सकते हैं। आप अपने फैमिली डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं, वो इजी होता है। जैसे मैंने कहा एक्सेसिबल है, तो उसको आप कह सकते हैं जी मेरे साथ ये हो रहा है, ये मेरे इशूज हैं, वो आपकी बात सुन लेंगे, और जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी वो बाहर रिपोर्ट नहीं करते। सिर्फ उस सूरत में अगर आपकी जान को खतरा हो या आपको चोट लग रही हो आपकी सेहत को, तब फिर ड्यूटी टू रिपोर्ट होती है हम सबको, ठीक है, कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दें, उस वक्त हम चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकता, कोई भी सोशल सर्विस में भी हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं जब तक आपकी किसी विक्टिम की इजाज़त ना हो कि वो हमसे कहे कि आप मेरी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। आप ऐसे बुजुर्गों को एनकरेज करें, उनसे कहिए कि हेल्प है और आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। और काफ़ी सारे नंबर्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी, एक अगर आप गूगल करें, एक इट्स नॉट राइट ब्रोशर है इंग्लिश और फ्रेंच में सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पे, और ये सब के लिए इट्स फॉर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, इसमें सारी अवेयरनेस और सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट एल्डर अब्यूज, ठीक है। अच्छा, अगर आई से गॉड फॉरबिड, अगर आप अब्यूज हो रहे हैं, अगर आप यहाँ एक बंच ऑफ सीनियर्स हैं और आप अब्यूज हो रहे हैं, तो याद रखिए ये 5-6 चीजें, आप अब्यूज नहीं हो सकते, आपको नहीं होना चाहिए, यू डू नॉट डिजर्व टू बी अब्यूज्ड। किसी को हक नहीं है कि वो आपको अब्यूज करे। यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर द अब्यूज, ना कोई आपको कसूरवार ठहरा सकता है कि मैंने अम्मी आपको मारा क्योंकि आपने मुझे गुस्सा दिला दिया था, आपने मुझे ये कर दिया तो मैं भड़क गया। ये सब बेकार की बातें हैं, सॉरी, कोई आपको अब्यूज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग अब्यूज करते हैं उनके अंदर गुस्सा होता है और उनको अपने गुस्से को संभालना नहीं आता, ठीक है। हम गुस्से में भी बाद में बात कर सकते हैं, पूरी वर्कशॉप एंगर पे कर सकते हैं। गुस्सा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो सबके अंदर होती है, हमारे और आपके अंदर भी है, ठीक है। लेकिन गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है वो मसला होता है। तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो, और उसने आपको मारना शुरू कर दिया या गालियां बकनी शुरू कर दी और फिर कहा कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया था, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसके अंदर गुस्सा है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, उसको गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। किसी को हक नहीं कि वो किसी को मारे पीटे या गालियां दे और फिर क्या मैं तुम्हारी वजह से कहा, ये भी गलत है, ये अब्यूज के ऊपर मजीद अब्यूज है। दूसरी बात ये कि आपका ये हक है कि आप अपनी जिंदगी को बगैर डर के गुजारें, लाइक यू हैव अ राइट टू लिव विदाउट फियर, और किसी को ये हक नहीं कि वो आपको डराए, ठीक है। यू हैव द राइट टू अ सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स, आपका यह हक है कि आप एक महफूज जगह पर रहें, एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पर आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वो हेल्दी रिलेशनशिप हो। और हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, मैंने कहा ना, इस पर एक पूरी वर्कशॉप हो सकती है, कि जहाँ पर एक दूसरे की इज्जत हो, एक दूसरे की मोहब्बत हो, एक दूसरे का एहसास हो। जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता, ठीक है, अगर मेरे घर में कोई है उसको बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे परवाही नहीं, मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, ठीक है ना, या मैं इज्जत नहीं करती उसकी या उससे, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होती। तो सेहतमंद रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ एक दूसरे का एहसास हो, ख्याल हो, इज्जत और मोहब्बत हो, ठीक है।
abuse often gets worse over time. अगर अब्यूज हो रहा है, आपने एक दफा छोड़ दिया कि चलो किसी ने कर दिया मुझे, हमारे कल्चर में गुस्सा आ गया, लम्हे में गुस्सा आया था चला गया, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू ब्रेक द साइकिल गाइज। ये अब्यूज और वायलेंस की पूरी एक पावर एंड कंट्रोल की साइकिल होती है, इसको ब्रेक करना पड़ता है, वरना आप उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। और आपका ये राइट है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें, ठीक है। और एक चीज और कि आप अकेले नहीं हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो डरने की शर्माने की बात नहीं है, इसको रिपोर्ट करें, इसके लिए हेल्प लें, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं इस पे, इसीलिए इस पे हम इतनी बात करते हैं, इस पे हेल्प अवेलेबल है, इस पे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत लोगों ने अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने ऐसे रास्ते ढूंढे कि इन सिचुएशंस के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। Also, you may or may not want to leave the situation or take action, but it is important to know your options and that help is available. बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा मेरा काम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अराउंड भी थोड़ा सा है, कि बाज़ दफ़ा औरत कहती है या सीनियर कहे कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं निकल सकती अभी, या कोई सीनियर कहे जी मैं तो कंट्री में नया हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं निकलना चाहता। ठीक है, वो उनकी मर्जी है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम में से हर एक के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये अवेयरनेस कि जी एल्डर अब्यूज क्या है और इसकी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और कहाँ हेल्प अवेलेबल है और कौन से फ़ोन नंबर्स हैं, वो हमें सब हैंडी रखने चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो मैं किसको फ़ोन कर सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं फ़ोन करके और फ़ौरन हेल्प लूँ कि पुलिस आके मुझे यहाँ से ले जाए, ऐसे नहीं। मुझे सिर्फ मालूमात के लिए भी मैं फ़ोन कर सकता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो सिर्फ आपको मशवरा देते हैं। और अभी ओंटारियो में ऑब्वियसली हम लोग इतना डिवर्स हैं, स्पेशली साउथ एशियन स्पील के अंदर, और हम लोग इतने सारे हो गए कि लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो कभी भी शर्माएं नहीं और सोचें नहीं कि जी मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे हेल्प नहीं मिलेगी। अगर कभी ऐसा होता है तो वो इंटरप्रेटर अरेंज करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। और हेल्प करना है, हेल्प कैसे मिलेगी कि जी किसी पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा फैमिली डॉक्टर को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, अगेन रिपीटिंग, कि वो इजीली एक्सेसिबल है, आपकी पहुंच है उस तक बहुत आसानी के साथ। और अगर आपको हेल्प चाहिए आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है या आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से पार्क में बुजुर्ग जाते हैं, आपस में बात करिए, आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के भी दोस्तियां हो जाती हैं। और जो रिसोर्सेज अभी आप लोग यहाँ से ये बातचीत सुन के जाएंगे तो आप किसी एक के साथ शेयर करेंगे तो आप किसी एक की हेल्प करेंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ से किसकी हेल्प होगी। मैं अभी एक डॉक्टर के यहाँ गई, नॉट माय फैमिली डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट के, और वहाँ बात हुई थी, वो मुझे जानती हैं, तो उनसे बात हुई तो वो मुझे कह लेंगी कि अच्छा तुम लोग, तुम्हारा तो थोड़ा सा काम मसमा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अराउंड भी। मैंने कहा हाँ। तो मेरी टांग में थोड़ी सी इंजरी हुई तो मैं अपनी स्टोरी उनसे कर रही थी, कह लेंगी कि प्लीज़ आप माइंड तो नहीं करोगी, मेरे क्लिनिक में इस वक्त एक ऐसी औरत मौजूद है और आप उसकी, आई वॉज सरप्राइज बट आई सेड यस व्हाई नॉट। वो उसको फटाफट मेरे रूम में लेकर आ गई, नंबर्स एक्सचेंज हो गए, उन खातून ने मुझे कॉल की, औरत ने, और मैं उनके साथ अब इन टच हूँ। ऑब्वियसली मेरा काम अभी पैलिएटिव केयर में ज़्यादा है, तो मैंने उनको कनेक्ट कर दिया उस एजेंसी के साथ जो ऐसी औरतों और बच्चों की हेल्प करती है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैंने अपने बारे में, डॉक्टर को मेरी पता था, तो उन्होंने कैसे कनेक्ट किया, तो किसकी कैसे हेल्प होनी है आपको नहीं पता, ठीक है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको नहीं पता कि आप किसकी कौन इतनी तकलीफ में है, जो ये पूरी, मैं इसको एक चेन कहती हूँ कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपने आगे शेयर की, उसने आगे शेयर की, और पता नहीं किस बेचारे को, मैं कहती हूँ कि जो हेल्प जिसको पता नहीं था उस तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उसको हेल्प मिल जाए। तो इसको इस तरह अगर आप सोचेंगे ना, तो आप सोचिए कि हम कितनी हेल्दी कम्युनिटी बना सकते हैं। अच्छा जी, और सेफ्टी प्लान हमेशा हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है और वो समझता है कि कभी भी उसको ऐसी सिचुएशन छोड़नी पड़ेगी, तो अपना पेपर्स जो है, आपका लैंडिंग पेपर है, आपके पासपोर्ट है, आपका ऑब्वियसली हम लोग साउथ एशियन में औरतों से की बात कर रही हूँ कि जेवर होता है या थोड़े से, हमेशा उसको एक तरफ करके रखें, वो आपकी सेफ्टी प्लानिंग में आती है इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन दैट यू थिंक इट्स अब्यूजिव। सेफ्टी प्लानिंग चेकलिस्ट में भी मैंने आपको बताई दिया। इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स, अभी तो फ़ोन हमारा इतना हो गया कि हम लोग को हर चीज़ फ़ोन के अंदर होती है, वरना पहले सब लोग छोटी सी एक डायरी रखते थे। अगर आप रखते हैं तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। वो एक सेफ प्लेस में हो, थोड़ा सा कैश आपके पास होना चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर आपको टैक्सी, होटल लेना पड़े या कोई पे फ़ोन है, कपड़े, एक्स्ट्रा क्लोथिंग है, मेडिकेशंस खास तौर से, फार्मेसी का फ़ोन और नंबर, ठीक है, अपनी मेडिकेशंस, अपने ग्लासेस, अगर आप हियरिंग एड यूज़ करते हैं, अगर आप कोई असिस्टिव डिवाइस है, केन यूज़ करते हैं या वॉकर, उनको सबको एक जगह पर होना चाहिए अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में और आपको लगे कि आपको निकलना पड़ेगा कभी फ़ौरन, ठीक है।
और अगर आप गाड़ी चलाते हैं, सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। अभी हम औरतों से ये बात करते थे तो मैंने कहा कि हम कहते थे कि जी सबका अब अकाउंट अलग होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके कुछ ज़रूरी चीज़ें, तो सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी सबका होना चाहिए। खास तौर से, अगेन मैं बार बार आई जंप टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सॉरी, लेकिन मैं कहती हूँ कि औरतों का, बच्चियों का सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी शादी से पहले ही अलग करके रखना चाहिए। तो सीनियर्स भी, अगर आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट, इफ यू वांट टू हैव वन एंड इफ यू कैन अफोर्ड वन, प्लीज उसको भी एक तरफ रख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताई दिया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, चेक बुक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, लीज रेंटल एग्रीमेंट है। हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारे यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, कोई जायदाद आपकी इंडिया पाकिस्तान में है उसके कागजात हैं और आपको डर है कि कोई ले लेगा कुछ है, उसको महफूज जगह पर रखें। बैंक की बुक है, स्टेटमेंट्स हैं, हेल्थ कार्ड है, सिन कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमिग्रेशन पेपर्स, ये सब आपके सेफ्टी प्लानिंग के अंदर आता है। अब ये हेल्पलाइंस एंड रिसोर्सेज हैं, आई कैन शेयर दिस विद अनु लेटर, के 911 तो है ही, आपको पता है। इसके अलावा आप देखिए कितनी सारी हेल्प अवेलेबल है। ओपीपी जो है, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस, इसका अलग नंबर है। रिपोर्टिंग लाइंस, लॉन्ग टर्म केयर एक्शन लाइन अलग, ठीक है ना। रिटायरमेंट होम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको आस्क RHRA के नंबर से है, क्योंकि नाम काफी लंबा इनका, 1855 आस्क RHRA, ये सब नंबर जो है सीनियर्स के लिए। विक्टिम सर्विसेज डायरेक्टली है, विक्टिम सपोर्ट लाइन है, सीनियर्स सेफ्टी लाइन, सो देखें कितने हेल्प अवेलेबल है। 1866 का एक नंबर है, 1855 सीनियर सेफ्टी लाइन, ये बिल्कुल सिर्फ सीनियर्स के लिए। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, अगर आप परेशानी में, डिप्रेशन में किसी से बात करना है। ड्रग एंड अल्कोहल हेल्पलाइन, अगर किसी को इसमें हेल्प चाहिए, इसका एक अलग नंबर है। तो ये सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। Legal Advice and Information, Office of the Public Guardian and Trustee, Consumer Protection Ontario, Advocacy Center for the Elderly, ये भी सिर्फ बुजुर्गों के लिए। Legal Aid Ontario, Law Society Referral Service, Community Legal Education, तो ये सारे नंबर्स गाइस मैं फिर कह रही हूँ कि इसको हैंडी रखना चाहिए और प्लीज इनको शेयर करें। अभी मैं किसी व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप में मुझे किसी ने डाल दिया, बहुत सारी उसमें लेडीज थी साउथ एशियन, तो मैं लिखती नहीं हूँ, उसमें पढ़ रही थी, तो उसमें किसी ने लिखा कि मैं औरतें होती, उसने लिखा कि मैं, मुझे इस तरह घर में मारते हैं और मैं नई हूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल है ब्रैम्पटन में, कहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, मेरे बच्चा भी पैदा हो गया। और वो, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 5 नंबर वहाँ लिख दिए जो मुझे पता, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए काम करते हैं, उनकी वो थैंक यू बेचारी का, वो 5 नंबर लिख दिए, उन तक पहुंच गए। अब आप ये सोचिएगा, जब मैंने उस इतने बड़े ग्रुप पे 5 नंबर लिखे, तो ये एक औरत थी जिसने शेयर किया, जिसको चाहिए थे, उसमें से 10,000 और होंगी जिन्होंने शर्म के मारे पूछा ही नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई सिर्फ एक फोन नंबर की वजह से। मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी अगर आपको लगता है, तो मैंने कहा ना कि ये जो ना, इसको शेयर करना बहुत जरूरी है, नॉलेज को। फिर एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन ओंटारियो है, इनका अलग नंबर है, ठीक है। एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन ओंटारियो 416 का एक नंबर है, 211 तो वैसे ही है, आप लोगों को पता है। फिर एक सीनियर्स इन्फो लाइन है 1888। तो आप देखें गाइस, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल। तो कभी अपने आप को अकेला, कमजोर या वो नहीं समझे, देयर इज हेल्प अवेलेबल। एंड आई थिंक दैट इज ऑल। जून 15 तो जो था वो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे था। मुझे पिछले साल तक खुद भी नहीं पता था कि ये होता है। तो जून 15 वाज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इन्हें रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ जी, ये चीज़ हो रही है और इसको हमने ठीक कैसे करना है, और आगे अवेयरनेस के अराउंड, प्रिवेंशन के अराउंड, ये हमें सब कुछ क्या करना है। दैट्स जून 15। सो दैट इज ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, हमारे पास अभी टाइम है, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और जस्ट स्टॉप शेयर तो मैं आप लोगों को देख सकूं। जी अस्मा जी, बहुत बढ़िया, आपने एक एक चीज बता दी है। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन, बहुत जबरदस्त नॉलेज। अगर कोई पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, आप क्या करें। तो आप जरूर पूछिए। बिल्कुल। और कोई वाकया भी अगर आप सुनाना चाहते हैं, आपके साथ होना जरूरी नहीं है, या अगर ऐसा कोई वाकया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो आप किसी और का नाम लेकर भी बता सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म कि आप शेयर कर सकते हैं। तो ये कि इससे दूसरों को भी, जैसे मैंने कहा, कि वो सीखने को मिलता है ना। तो जस्ट फील फ्री टू डू इट। मैं तो पहले पूछ ही लेती हूँ। मेरा सवाल ये है अस्मा जी कि जैसे कि आपने नंबर्स दे दिए, ठीक है, हमें पता लगता है, जैसे मैंने कई बार सुना भी है
कि यहाँ पे बच्चे करते हैं कि आपके साथ भी एक बार बात हो रही थी कि अपने पेरेंट्स को मॉल्स वगैरह में छोड़ देते हैं कि उनके घर की बिजली ना वो खर्च हो, या पार्क्स में छोड़ देते हैं, है ना? तो काफ़ी मतलब बदसलूकी की जाती है उनके साथ। तो हमने मान लीजिए उनको नंबर दे भी दिया और मान लीजिए वो इस नंबर पे कॉल करने में सक्सेसफुल भी हो गए, तो उसके बाद होता क्या है यूजुअली? अगर हम किसी को नंबर दें भी तो हमें खुद को भी तो एश्योरेंस होनी चाहिए ना, कि होता क्या पता तो होना चाहिए, करते कैसे हैं ये? कुछ आइडिया दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो मॉल वाली बात मैं आपको बताऊँ ना कि ये एक्चुअल स्टोरी है, एक नहीं बहुत लोगों की, बहुत सीनियर्स की, ठीक है? कुछ सीनियर्स जाते हैं सुबह में वॉक करने, वो डिफरेंट वॉकिंग ग्रुप्स हैं व्हिच इज़ वेरी हेल्दी, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी की मर्ज़ी के खिलाफ ज़बरदस्ती आधी नींद में उनको उठा के कि जी हम तो दफ्तर जा रहे हैं, घर का एसी चलेगा तो आप जो है ऐसा करो कि मॉल में चले जाओ, ठीक है? तो वो अब्यूज़ के अंदर आता है। अब अगर ऐसी कोई चीज़ है और देखें थोड़ा-सा ये ट्रिकी होता है कि आपका काम सिर्फ़ उनको नंबर देना है, बाकी उनका फैसला है। दूसरी चीज़ ये कि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है ना? हर एक बंदा यूनिक है, हर एक की सिचुएशन यूनिक है। हमको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप कहेंगे कि जी ये हेल्प अवेलेबल है, वो चेक कर सकते हैं। जिस वक़्त वो रेडी हों, उनको लगे कि जी अब मेरी बस हो गई, वो कॉल कर सकते हैं। मैं इसमें हमेशा ये कहती हूँ कि इसीलिए बहुत सारे सीनियर्स अब लैपटॉप और फ़ोन वगैरह तो ईज़िली यूज़ करते हैं। फ़ोन करके चेक कर लें। जो नंबर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे हर नंबर रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, है ना? कि जैसे हर नंबर 911 नहीं है, कुछ ऐसे जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। तो उनको आप करके उनसे पूछें कि जी मुझे ये चीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए? तो कुछ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। अब मैं हाथ उठा हुआ देख रही हूँ गुरुदत्त जी का। जी, पूछिए। जी अस्मा जी, आपने बहुत बढ़िया ये सब कुछ किया है, बताया है। और ऐसे हमने बहुत अपने, क्योंकि मैं कई सीनियर्स क्लब के साथ जुड़ा हूँ और ये अब्यूज वगैरह के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं और यहाँ पे इंतजाम है, ये सारा कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो हम दुनिया में एक चीज कही गई है कि जो हम बोलते हैं वही वापस आता है, जो हम देते हैं वही वापस आता है, जो हम बोलते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि ये इंतजाम है, लेकिन मैं एज ए फिजिशियन हूँ, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि हर बीमारी की जड़ होती है, हमें उस जड़ को जाके तोड़ना चाहिए, ना कि जब फल में कीड़ा लगा हुआ वो एरिया आप काट के बाकी का फल खा रहे हो। आप एक ऐसी पोजीशन में बैठी हुई हो कि आप इस जड़ को खत्म करने के लिए भी कुछ किया जाए, ये तो है सारे में। लेकिन ये क्यों हुआ समाज में ऐसा? क्यों एक बेटा या बहू जो है वो ये सोचती है कि हमारे घर की बिजली बच जाएगी? कितने की बचेगी? $1 की या $0.5 की? उसके लिए हम मतलब ये जो सोचे हैं, इस सोच को बदलना बड़ा जरूरी है। तो ये जो सोच कहां से शुरू होगी? स्कूलों से। स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें हम सोशल स्टडी का एक सब्जेक्ट तो है वहां पे, लेकिन सोशल कैसे होना चाहिए वो नहीं समझाते। हम उनको सोशल स्टडी में ज्यादातर क्या है, जो पॉलिटिक्स के ऊपर। ये जब हम बचपन में थे, मैंने स्कूल में अपने पढ़ा था कि समाज जो है, घर जो है वो समाज की एक इकाई है। जैसा ये घर होगा वैसा मोहल्ला बनेगा और जैसा वो मोहल्ला होगा वैसा शहर बनेगा। सो घर में प्रेम मोहब्बत की बातें हों, एक दूसरे का सम्मान सिखाया जाए, तो वहां से बातें आगे बढ़ती हैं। एक आज हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उससे पहले हम कभी छोटे बच्चे थे और उस बचपन में जो उस बच्चे के ऊपर, मैं तशद्दुद नहीं कहूंगा, जो उसे बार बार इनकारी मिली है कि तू बैठ जा, तेरे को नहीं पता, अभी तेरे को ऐसे नहीं करना, व्हाई यू आर डूइंग दिस, वो उसके दिमाग में पलना शुरू हो जाता है। वो एक गंदा कीड़ा हमने उसके बचपन में डाल दिया। और जब वो बड़ा हुआ तो सबसे बड़ी बात क्या है, इस सब बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है फाइनेंस। पैसा नहीं खर्च कर सकते। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जिनके पास बहुत पैसा उनके बुजुर्ग क्या नहीं करते, वो भी करते। ये हमारे दिमाग में जो फाइनेंस की बात घुसी हुई है कि इस तरह क्यों इतना खर्च कर देना। या कोई बहुत फाइनेंशियल बड़े अच्छे थे, माँ बाप ने फैक्ट्री चालू की तो किसी बात पे आके कुछ उसमें नुकसान होने लगा
तो बेटा कहता बाबूजी आप छोड़ दीजिए, मैं फैक्ट्री को संभालता हूँ। उसने फैक्ट्री को संभाला, अपने नए तरीके से आगे किया और बाबूजी को बाहर निकाल दिया घर से। हालांकि वो फाइनेंशियल खूब अच्छा हो गया। ये रिसेंटली इंडिया में जो रेमंड वालों की है ये कहानी है, करोड़पति हो गए आप, उनके पास कुछ नहीं रहने दें। ये जो चीजें हैं ये हमारे एक समाज में बुराई जो है, सामाजिक बुराई, उस बुराई में सबसे बात यही है जो आपने पहले बात कही, असविश्वास। हमारा कोई विश्वास नहीं है। जहां पे विश्वास नहीं वहां पे कुछ नहीं, वहां पे कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। एक जमाना ऐसा होता था कि एक कमाता था, सारे मिलकर बैठ के खाते थे, 10 भाई हुए, उसमें से 2-4 हर एक के लिए। मैंने बचपन में आपने देखा है गांव में, जैसे कि मेरे पिताजी के जो मामे थे वो 9, उसमें 2 पहलवान थे, वो पहलवानी का काम करते थे और खेती का काम करना उन्होंने उनके साथ। उसमें से 2 पढ़े लिखे थे जिनको कि स्कूल में भैया सबने कि तूने पढ़ना है। एक को उन्होंने वैद का सिखाया और दूसरे को फाइनेंस कैसे डील करना है। वो उसका काम था, फसल हुई उसे बाजार लेके जाना है, उसको कैसे बेचना है, किस तरह से करना है। और दूसरा था कि भाई वो जो वैद जी सब तरह की, गाँव में जो वैद हकीम होता है वो सबके लिए होता है, वो जानवरों के लिए भी होता है। सो वो सारे समाज के लिए पहले ये सारी जो चीजें थी, एक जिसे हम बोलते हैं कि एक हेल्प लाइन थी, जो कि आज नहीं रही। आज सब कुछ पैसे का हो गया। किसी को किसी की जरूरत नहीं आज महसूस हो रही। ब्याह शादियां आगे होती थी तो लोग इकट्ठे होकर मिलकर बैठते थे, ढोलकी बजती थी, खुद बजाते थे ढोलकी। आज ढोलक खुद नहीं बजाते, ढोलकी वाली को बुलाया जाता है। सो ये समाज चेंज हो गया। लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ, जैसे आप बहुत अच्छा काम करते, ये समाज का इतना बड़ा अच्छा काम है, तो ये इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी जड़ के ऊपर भी करना चाहिए। ये तो सारी आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सब जितने अपने बुजुर्ग हैं उनको हमेशा अपने उसमें कहता हूं कि आप कुछ जिसे बोलते हैं ना कि सहन शक्ति भी बनाइए हर चीज के लिए। अब ठीक है बुजुर्ग होंगे, थोड़ा सा अगर बार बार क्यों बोल रहे, 3 बार बोला कि भाई मेरे को पानी का गिलास दे दे, तुम जब तक हिल सकते हो तो जाके ले आओ। बच्चे कुछ कर रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, अगर बच्चे नहीं सुनते कान में आके लगा लेते ना, अपने भी सुन रहे और आपके पास ही बैठा, आपने तो ध्यान नहीं दिया, पतला सा कहिए, छोटी छोटी आजकल आ गई कान में लगाने वाले, तो उससे दहशत होती है। और जो जवान बच्चे भी हैं पढ़ लिखे, उनको मैं क्या कहता हूँ, जैसे आपने कहा इग्नोर, आप उन्हें इग्नोर मत करिए। जब आप घर काम से आए, बाबूजी के आके माँ को आके पूछ लिया, हाँ मम्मी कैसी है, खाना खाया तूने कि नहीं खाया। और माँ बाप भी, अगर बच्चा रात को लेट आ रहा है, 11 बजे की शिफ्ट करके आया, आप क्यों सो गए हो, आप दरवाजा खोल लो बेटे के लिए और पूछो बेटा कैसा आपका दिन रहा, वहां पे ठीक ठाक खाना खाया, सब ठीक है। वो भी आपसे पूछेगा बाबूजी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। सो परिवार में, कुटुंब में एक जो है इत्तेफाक लाना बहुत जरूरी है। और वो इत्तेफाक कभी आता जब प्रेम हो, इसलिए तो प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा जो हम बाद में, अभी आपके बाद में जब प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एक हमारा टैग है वो गाना गाएंगे, आपको भी आप करना। आपको गाना सुनूंगी ना। आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपने जो 2-3 चीजें की है ना, उस पर आप यकीन करिए कि काम हो रहा है। पहली बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम जैसा बीज बोएंगे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले फैमिली ऑफ ओरिजिन पे जाता है कि जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ना। लेकिन उसमें जो रिसर्च और वैसे भी आप देखें साइकोलॉजी में कि 2 चीजें होती हैं, नर्चर एंड नेचर। और उसको जैसे हम उर्दू में कहते हैं तरबियत और तबीयत। एक माँ के, जैसे हम उर्दू हिंदी में कहते हैं कि घर में पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं। आप देखिए कि उसमें एक बच्चा या 2 बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक नॉर्मल, एक थोड़ा सा गड़बड़। अब हैरान होते हैं कि भाई इतनी अच्छी माँ ने पाला। अब मैं पर्सनली ऐसे फैमिली को जानती हूँ कि जहाँ पे 4 बेटे और बच्चियां, तो 2 बेटे बेहतरीन पढ़ने लिखने वाले, एक थोड़ा सुस्त, उसने नौकरी नहीं करनी, और चौथा एडिक्शन में पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे वॉन वगैरह में हमने उनको थोड़ा हेल्प भी किया था। तो आप ये बताइए कि दुनिया हैरान थी कि इस एक माँ ने पाले और ये कैसे एडिक्शन में चला गया। तो नर्चर एंड नेचर, एक होता है जो माँ बाप ने वैल्यूज दी और जो परवरिश हमारी हुई, और एक होता है आपका लर्नड बिहेवियर। जब मैं बड़ी हुई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सक्यूज मी वैल्यूज दी है ना, कोई चीजें सिखाई मुझे कैसे जिंदगी गुजारना है। अब मैंने वो सीख ली। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा कर दिया, वो अच्छे रोल मॉडल्स भी थे। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैं बुरे दोस्तों में पड़ गई,
या मैं बाहर गई, मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई इसके ऐसे, मैंने गलत चीज सीखी, या मेरा दिल, क्योंकि हर बच्चा एक अलग फितरत पे पैदा होता है, उस बुराई की तरफ ज्यादा चला गया। अब मेरे पेरेंट्स मर गए, मुझे छूट है, या जिंदा भी है पीछे पाकिस्तान में, मैंने वो गलत चीज अडॉप्ट की मेरी बहन ने नहीं की। तो ये मेरी तबीयत है, ये मेरी नेचर है, वो मेरे बेचारे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने नर्चर तो ठीक कर दिया, नेचर क्योंकि मेरी फितरत बुरी चीज की तरफ जाने के लिए मैं उस तरफ चली गई। एक फैमिली को मैं आप बताऊं, 2 बच्चे लेकर यहाँ पर आया, कोई ऐसे नहीं कि बच्चे यहाँ पैदा हुए, 7-8 साल हो गए, बेटे यहाँ पर है, एक शायद हाई स्कूल गया, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी चला गया, दूसरा भी फिर यूनिवर्सिटी चला गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक माहौल में एक माँ बाप शायद मिडिल ईस्ट में था, फिर वो यहाँ पर आ गए। वो एक बड़े बेटे से इतना वो परेशान है, वो बेचारे मुझे फोन करते हैं, हालांकि आई डोंट डू यूथ काउंसलिंग डायरेक्टली, लेकिन वो बच्चा दोस्तों में पड़ गया, और दोस्त आपके यहाँ पे हर तरह के हो सकते हैं, लेकिन एज पेरेंट, और आपकी बातें, आपने बड़ी अच्छी बातें इस वक्त की हमें एक नजर भी रखनी कि हमारे बच्चे किसके साथ हैंग आउट करते हैं, है ना। हम लोग छोटे थे, जैसे आप बता रहे हैं, हम भी जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, हम कहते थे अम्मा फलानी हमारी दोस्त बन गई, तो अम्मी कहती थी उनके पेरेंट्स से मिलवा दो जरा, ठीक है। तो पहले उनके बच्चा किस घर में जा रहा है, और आप देखेंगे चूंकि हम वो वैल्यूज लेकर आए, मैं भी मदर हूँ, मेरी बेटी की दोस्ती हुई, शी इज हाई स्कूल गोइंग टू यूनिवर्सिटी माशाल्लाह के, जब इनकी दोस्तियां शुरू हुई तो मैं इस जगह के बेटा मैं उनकी अम्मियों से पहले मिल लूं, मुझे कोई इतराज, मेरी दोस्त गोरी हो, काली हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, मैं अम्मी से मिल लूं, मुझे उससे दोस्ती करना जिसकी वैल्यूज तुम्हारे यहाँ तुम्हारी जैसी हो, जिससे वैल्यूज मैच करती हूँ, ताकि मुश्किल ना, और मैं उनकी अम्मियों से मिली। अब जो मैं आपको केस बता रही हूँ, वो माँ जरा बिजी हो गई, अब्बा मिडिल ईस्ट में थे उनके, वो लड़का उसने दोस्त बना लिए मल्टी कल्चरल, और उसमें कोई बात नहीं, हमारी भी मल्टी कल्चरल दोस्त हैं, लेकिन वो उनसे इम्प्रेस हो गया, तो अब वो उन जैसा बनना चाहता है, उसने अपना फेथ चेंज करना है, मैं ये नहीं हूँ, मैं यूं हूँ, वो अपने आप को अंग्रेज समझने लगा, सॉरी टू से, तो उसने गलत तरीके से यहाँ के माशरे को परसीव किया। अब वो उसका लर्नड बिहेवियर है, वो उसकी तबीयत है। एक बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा का ये, तो ये है नर्चर एंड नेचर। दूसरी बात जो आप कह रहे थे प्रिवेंशन की, उस पर यकीन कीजिए कि काम हो रहा है। कभी और फंडिंग्स भी आ रही है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है फॉर एग्जांपल, कि हम कहते हैं जी पुलिस का नंबर ये है तो इसका नंबर ये, तो लॉयर, तो सब्सिडाइज हाउसिंग, अरे यार ये सब कुछ है, ये बढ़ क्यों रहा है? और वहां पर आपकी बात बिल्कुल सच होती है कि चूंकि हमें प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट इतनी रिसर्च और इतने फोकस ग्रुप्स के बाद ये कहती है कि जी प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो प्रिवेंट ऐसे किया जाए कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको क्या सिखाना है, उनको क्या वैल्यूज देनी है, ठीक है, उनको दूसरे की इज्जत करनी सिखानी है, उधर वो प्रिवेंशन है। आपने बताना है कि जी आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं और अनु हो, ठीक है, और मैं अनु को पकड़ के थप्पड़ मारने की कोशिश करती हूँ, तो जहां मैंने, ये अनु की पर्सनल स्पेस है, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं उसकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करूं। मुझे जब तक, अगर उसने मुझे कोई हमला किया और मैं डिफेंस करूं, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मुझे किसी बात पे गुस्सा आ गया, बस मैं जाकर इसको एक थप्पड़ जड़ दिया, दिस इज रॉन्ग। तो हमें ये अपने बच्चों को बताना, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बास पेरेंट्स इतने बिजी हो गए कि वही आप कहना कानों में वो लगे हुए एयरपॉड्स और फोनों पे बच्चे लगे हुए जो कुछ भी है, तो हम फिर क्या करते हैं, अच्छा चलो ये तो बिजी है, अब वो क्या बिजी है वो नहीं देखते। तो अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ होल डिस्कशन, राइट। अभी एक कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, उस पे 2 गोरी स्पीकर्स थी, वो स्क्रीन एडिक्शन पे बात कर रहे थे, तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात की। तो ये जो चीजें हमें नजर रखनी है, अगर हम टेक्नोलॉजी है बच्चों को से खींच नहीं सकते, हम खुद यूज करते हैं, अभी कर रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बच्चों के हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को हंसी आएगी कि मेरी जो बहन है उनकी शादियां जल्दी हो गई, तो उनके बच्चियों की शादियां भी जल्दी हुई, ग्रेजुएशन करते ही उनके बच्चे पैदा होने शुरू हो गए माशाल्लाह, तो वो लोग 7-7 8-8 साल के, अब वो भी व्हाट्सएप पे, और छोटे बच्चे हैं उनको टिकटॉक भी बनानी आती नहीं, हैरत होती है। तो हमने क्या किया कि उनको भी व्हाट्सएप पे ऐड कर लिया। अब चूंकि उनका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप है एक 8 साल के बच्चे का, तो मैं भी शुक्र है इतना तो है कि मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, तो मैं उससे उस पर कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो हमें छोड़ना नहीं है, हम टेक्नोलॉजी से घबरा के, जो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मसला है कि उससे घबरा के अपने बच्चों को अपनी, क्योंकि जो वैल्यूज मेरी अम्मी ने मुझे दी, हम अपने बच्चों के उनके बच्चों तक हमें पहुंचानी है, फिर हमारा काम खत्म, फिर आगे उन्होंने कंटिन्यू करना। तो ये सारी चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स बीन डन। या जी बोलिए। और जैसे मैंने अब बच्चों के आपने कहा कि ऐसे फंडिंग आ रही है, ऐसे करें, एक बहुत जरूरी चीज है, जब बच्चों से हम बात करते हैं, माँ बाप डांटते भी हैं, उस वक्त बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई चीज देते हैं तो बड़े खुश होते हैं, प्यार करते हैं उस वक्त, आई लव यू, अच्छा खाना दिया, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, लेकिन थोड़ी देर में गुस्सा आ गया तो फिर गुस्सा
इतना उनका वो है। वो बच्चों को एक चीज और सिखानी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए बच्चों को, माँ बाप नहीं, जैसे आप हैं सोशल वर्कर्स, ऐसे बच्चों के क्लासेस जैसे भी है, उसमें ये ना बताएं कि जब आपको माँ बाप डांटते हैं तो उस वक्त आप गुस्से में नहीं आके, बल्कि ये सोचो कि जब आपने खुशी से, जब आपको कोई चीज मिली थी तो आप कितने खुश हुए थे। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको आईफोन लाके दिया, और आपने अगर कोई चीज तोड़ दी है तो उसके लिए, या आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कुछ चीज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप वो नहीं करना चाह रहे हो और आपको थोड़ी सी डांट पड़ी है, तो डोंट टेक दैट एज ए इल। उसे ये समझो कि ये हमें सुधारने के लिए बोल गया है। बच्चों में ये थोड़ी सी ऐसी चीजें लानी चाहिए। धीरे धीरे क्या बड़े बड़े जैसे हो जाते हैं। देखिए कहते हैं ना, हम बच्चे आपस में लड़ते भिड़ते हैं, थोड़ी देर बाद में खेलने लग पड़ते हैं। पड़ोसी आपस में लड़ रहे होते हैं, वो तभी भी खेल रहे होते हैं। बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो वो उसके मन में गांठें बननी शुरू हो जाती है। इधर भाई बहन छोटे छोटे होते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, टीनेजर में पहुंचते हैं, तो इसके उनकी आपस में जो खै जिन कहते हैं पंजाबी में, वो शुरू हो जाती है। वो हमें खै को दूर करना है, उन चीजों को। आप बिल्कुल वो सही कह रहे हो। स्वीटनेस लानी बहुत फेथ जरूरी है। प्लेसेस के साथ, जैसे मैंने कहा मेरा काफी सारा काम फेथ प्लेसेस में, अभी ये कोविड के रिस्ट्रिक्शन जब बढ़ रही है, मैं समझती हूँ कि हम सबको एज अ कम्युनिटी भी फेथ प्लेसेस को बहुत हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उससे आप कितने लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब माँ बाप जो अच्छी चीज देते हैं, अगर वो डांट भी दें, और उसमें थोड़ा सा मैं स्विच करूँ कि माँ बाप को भी आजकल के जमाने के हिसाब से बजाय डांटने के ना बात करें बैठ के, तो बजाय जैसे लॉजिकली समझाना चाहिए। हाँ, कि ये कहने के, एक किसी को मैंने काउंसिल किया था तो उनकी अम्मी ने कहा कि उनकी बच्चे को सीएस लेगी, लड़की को, कि कहने लगी कि मैंने उससे कहा था तुम ये होमवर्क अभी करो वरना मैं तुम्हारा लैपटॉप छीन लूं। लैपटॉप छीन लिया। मैंने कहा अगर आप उससे ये कहती कि बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लैपटॉप पे खेल लेना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होमवर्क में, हम साथ मिलके बैठ जाएं। सपोर्टिव, यानी कंट्रोल करने के बजाय, आजकल का जो बच्चा आप सोचे कितना जिसे कहते हैं ना, उसको जो कितनी जानकारी है हमसे कितनी ज्यादा, तो बजाय कंट्रोल करने के या उसके कैन आई सपोर्ट यू, तो सपोर्ट का वर्ड अगर यूज करें ना तो वो ज्यादा समझ में आता है। हम लोग तो यकीन करें गुरुदत्त जी की हमारी तो अम्मी अब्बा, कभी एक अब्बा तो बेचारे नहीं, अम्मी लगा भी देती थी तो खा लेते थे, अब वो हम कर नहीं सकते, है ना। और डांट भी हमें समझ में आता था कि हाँ भाई हमारे भले को है। आजकल के बच्चे को बहुत, और खासतौर से यहाँ रहने वाले बच्चों को, तो इफ अगर आप वो कहेंगे कि हाउ कैन आई सपोर्ट यू, उनकी समझ में बेहतर आता है। मीता जी आप कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं? जी मैं क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और कमेंट भी हो गया हमारा ना, टाइम भी हो गया, इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हुए। तो क्वेश्चन तो कम है, मेरा कमेंट ज्यादा है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक बस में लोग जा रहे थे, बड़े सारे बस में, तो एक माँ को देखा और बच्चे को देखा कि दोनों बड़े एक बुक में मगन है, और आसपास और बच्चे भी थे, तो सब बच्चे वो अपने मोबाइल में गेम्स खेल रहे थे और बड़ा कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा उस मदर से कि आपका बच्चा मोबाइल पे नहीं गेम खेलता, कमाल है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बड़ी साधारण बात की, कहती बच्चे सीखते कम हैं, कॉपी ज़्यादा करते हैं। तो बात ये है कि हम बच्चों की पेरेंटिंग की जहाँ तक बात है ना, खैर ये तो बहुत बड़ा सेशन हो सकता है इसके ऊपर, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पर एक मेजर पॉइंट मैं ज़रूर हमेशा इसको बोलती होती हूँ कि fear not that your children are not listening to you, fear that they are watching you. Absolutely. वो एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, और एक एक चीज, क्योंकि ह्यूमन माइंड इवॉल्व हो रहा है, दिस जनरेशन, द ब्रेन एंड इंटायर सिस्टम इज मच मोर इवॉल्व्ड। ह्यूमन रेस वैसे भी इवॉल्व हो रही है ना, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकली भी देखें, बायोलॉजिकली भी देखें, तो कितनी कुछ इवॉल्वमेंट हो रही है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें कि कंट्रोल तो खैर बहुत दूर की बात है, अगर हम उनको गाइड भी करना चाहें तो हमें गाइड करने के लिए खुद को इक्विप करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो until and unless we equip ourselves, we do not have any right to expect any kind of favorable behavior from them. तो इस बात से हम डरते रहें, अपने बिहेवियर को चेक करें। आप देखें हमारे घरों में, आप देखते हैं सब टेबल पे बैठे होंगे, सब अपने मोबाइल में, यहाँ खाना पड़ा हुआ टेबल पे, मोबाइल में बड़े लोग हैं। छोटे बच्चे को आप कह रहे हो खाना खा ले, वो कह रहा है कि मैं आई वांट टू वॉच टीवी।
तो अगर तुम मोबाइल में बैठे तो वो टीवी क्यों नहीं देख सकता? करो ना उसको, मोबाइल को यहाँ साइड पे, और उसको बोलो बेटे हम खाना खा रहे हैं, यू ईट फूड विद अस, एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है जी। और जहां तक, थैंक यू, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। और एल्डर अब्यूज की बात है, जो सच्चाई है वो यही है कि ये प्रिवेल करता है, इट इज देयर, and we should be aware of how to tackle such a situation. It might be happening around us, anywhere around us, and that is why we need to know what is being done. And so I mean, when we have such sessions, only then we come to know so much is being done. There are so many, I mean, I was like trying to note down, but I couldn't note down there's so many phone numbers that we can approach, right, for such kind of problems. थैंक यू सो मच। हमारा टाइम होता जा रहा है, तो अगर कोई कमेंट करना चाहे, अनु आप कुछ बोलना चाहती? We can't hear you. Can you hear me now? Yes, Yes, yes. yes. As always, अस्मा का सेशन हमेशा अमेजिंग होता है, एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड जो सारी डिस्कशन हुई अराउंड पेरेंटिंग एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, हम क्या कर सकते हैं, that was amazing. And yes, we can keep on and on with this discussion. We all have a part to play basically. Then only I think कुछ change हो सकता है, but I think चीजें change हो रही हैं and we are hopeful. Thank you Asma, thank you so much. Thank you Meeta ji for your insights, and Meeta ji for your insights as well. Thank you. Okay, see you again, inshallah. Okay, Bye. everybody. इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। Thank you. Bye bye.